आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का थोड़ा सा पार्ट अपन यहाँ करने वाले हैं। बेसिक हमारा सीरीज पे मेन फोकस रहेगा, लेकिन सीरीज कैसे फॉर्म होता है, जब सीक्वेंस को अपन ऐड करते हैं तो सीरीज बन जाता है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीक्वेंस का भी चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है कि जो नंबर्स हैं, अगर अपन नंबर लेके चलेंगे तो वो किसी एक ऑर्डर से या किसी रूल्स को फॉलो करते हुए आते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने लिखा सिंपल डेफिनेशन, एन ऑर्डर सेट ऑफ रियल नंबर इन A1 A2 AN इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय AN। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर मैं सिंपल इस सीक्वेंस की बात करूं, है ना, तो अगर मैं टर्म्स लिख रही हूँ, नंबर लिख रही हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर हुआ 1, सेकेंड नंबर हुआ 2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। फिर सेकेंड नंबर हुआ 2, थर्ड नंबर हुआ 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये नेचुरल नंबर है और एक सीक्वेंस के फॉर्म पे है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, किसी एक रूल को फॉलो करके फाइंड होगा। और इसका अगर nth वैल्यू फाइंड करनी होगी, nth टर्म फाइंड करना होगा, तो उसको n लिखेंगे और n को 1 2 3 4 से रिप्लेस करेंगे तो सीक्वेंस बन जाएगा। अब सीक्वेंस में अगर यहीं पे ये 4 तक रहता तो फाइनाइट हो जाता, यहाँ पे लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं है, लास्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब जब सीक्वेंस है उसकी लिमिट डिफाइन करनी है। लिमिट से हमको ये पता चलता है कि सीक्वेंस किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहा है या ऑसिलेशन में जा रहे हैं। मतलब कि अगर अपन जो सीक्वेंस है उसकी कोई वैल्यू फाइंड होगी क्या, है ना, कैसे वैल्यू फाइंड होगी, उसका कोई लास्ट टर्म डिफाइंड हो रहा है क्या, या फिर वो कहाँ तक जाके एंड होगा। तो जैसे कि हमारे पास अगर सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है तो अपन क्या करते हैं, nth टर्म निकालेंगे और उसका n को इनफाइनाइट पे लेके चलेंगे और उसके बाद वैल्यू देखेंगे। अगर वैल्यू जो है वो फाइनाइट होगी तो सीक्वेंस की क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। वैल्यू l क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर l की वैल्यू यूनिक नहीं मिलेगी, l की 2-3 वैल्यू मिल रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा, ऑसिलेशन फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन इस तरीके से है, सीक्वेंस an tends to finite number as n tends to infinity if for every epsilon is greater than 0 then there exists integer m such that mod of n minus l is less than epsilon for all n is ग्रेटर देन एम। एप्सलॉन भी क्या होगा, कोई स्मॉल क्वांटिटी होगी, नंबर के फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइंड होता है। तो बेसिक चीज हमको ये देखना है कि जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म फाइंड करेंगे और उसकी लिमिट डिफाइन करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करके। लिमिट क्या आता है उसके हिसाब से अपन को ये पता चल जाएगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेशन है। कन्वर्जेंस के लिए l क्या होगा, फाइनाइट होगा। डाइवर्जेंट के लिए l क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑसिलेशन के लिए l क्या होगा, यूनिक नहीं हो, उसका 2-3 वैल्यू डिफाइंड हो सकती है। देखिए इससे कि सिंपल सा एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास एक nth टर्म डिफाइंड है an इक्वल टू 1/n। अगर मैं इसको लिमिट से फाइंड करूँ, इसकी लिमिट फाइंड करूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 0 एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास n का nth टर्म क्या है, n है, तो nth टर्म को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूंगी, इनफाइनाइट मिलेगा, सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल, अगर an इक्वल टू -1/n प्लस 1/2/n है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं डिफाइन करूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म या डायरेक्ट अगर लिखे हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n, -1 के टर्म्स क्या होंगे, पावर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो जब इवन नंबर होगा तो वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। जब पावर n ऑड नंबर होगा तो वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और 1/2n, किसी भी छोटे नंबर का पावर अगर अपन बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू कहाँ चली जाती है, 0 पे चली जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लिमिट हमको क्या मिल रही है, n टेंड्स टू -1/n। अब n डिपेंड करता है इसकी लिमिट। अगर n इवन नंबर है तो वैल्यू +1 होगा, n अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होगा। मतलब इसकी लिमिट 2 हो रही है, एक -1 और दूसरी +1, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ऑसिलेट होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब सिंपल सा क्वेश्चन an इक्वल टू 3n - 1/1 + 3n। सिंपल है कि हमेशा 1/n के फॉर्म पे अरेंज करना होता है, तो न्यूमरेटर से भी n को कॉमन निकालेंगे,
डिनोमिनेटर को भी n से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो टर्म आएगा वहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। उसी तरीके से n इक्वल टू 1 प्लस 2/n, 2/n है, n को इन्फाइनाइट पुट करें, सेकेंड टर्म 0 किया, वैल्यू क्या मिली 1, तो सीक्वेंस इज नॉट इक्वल, लिमिट इज नॉट इक्वल टू, लिमिट इज फाइनाइट, देयरफॉर सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। और इस तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, पावर -1 लिखा हुआ है, 1/n के फॉर्म पे अरेंज किए, 1/n टेंस टू इन्फिनाइट में वैल्यू क्या हो गई 0, सीक्वेंस क्या हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। ये n इक्वल टू साइन n है, साइन n टेंस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस क्या हो गया डाइवर्जेंट हो गया। इस तरीके से सीक्वेंस हो गया। अब सीरीज पे चले जाते हैं। अब सीरीज पे क्या करना होता है, सीरीज क्या होता है, सम ऑफ द सीक्वेंस होता है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेशन ऑफ अ फाइनाइट सीरीज, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म एज n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस 3 पॉसिबिलिटीज अराइज। मतलब हमारे पास 3 कंडीशन होगी फिर से, कन्वर्जेंट के लिए, डाइवर्जेंट के लिए और ऑसिलेशन के लिए। फिर से अपन क्या करेंगे, सारे सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है अपन का सीरीज बन जाता है। सीरीज में सम ऑफ द nth टर्म निकालते हैं, एसएन को डिफाइन करते हैं, एसएन की लिमिट लेके चलते हैं। लिमिट अगर फाइनाइट होती है तो सीक्वेंस क्या हो सीरीज क्या हो जाती है हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है। लिमिट अगर इनफाइनाइट होगा तो कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। लिमिट अगर 2 डिफाइंड हो रही, यूनिक लिमिट डिफाइंड नहीं हो रही तो सीरीज क्या हो जाएगी ऑसिलेटरी हो जाएगी। अब ये भी कंडीशन याद रखना जीपी सीरीज के लिए। जीपी सीरीज का टर्म क्या होता है, अगर हमारे पास रेशियो के फॉर्म पे डिफाइंड होता है तो 1 + r + r² r³ अप टू r एट टर्म तक लेके चलें। अब केस 1 देखना है, जब मॉड ऑफ r मतलब r की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन उसका जब मॉडुलस उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वो हमेशा क्या है <1 है, तो कन्वर्जेंट होगा। जब सीरीज जीपी के फॉर्म पे है तो केस 1 क्या बोलता है कि जब r की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब r की वैल्यू +1/2 हो या -1/2 हो, दोनों केस पे कन्वर्जेंट सीरीज होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है <1 होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे 1/2 और -1/2 दोनों को मॉड लेंगे तो दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, कन्वर्जेंट होती है।